give you my heart. यस, देखिए अब समझते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मतलब फंक्शंस का कंपोजिशन, यानी फंक्शंस को कंपोज करना। अब कंपोज कैसे करते हैं, देखिए मैंने कोई ये 3 सेट लिए ए बी एंड सी, नॉन एम्प्टी सेट, एंड एक फंक्शन डिफाइन करा ए टू बी और एक दूसरा फंक्शन है जी बी टू सी। नाउ फंक्शन एफ जो है वो ए टू बी है, यानी जो कोई भी एलिमेंट एक्स बिलोंग टू ए देयर एक्सिस्ट एफ एक्स बिलोंग टू बी। भाई यानी यदि कोई एलिमेंट जो ए से बिलोंग करता है तो उसकी इमेज एफ एक्स होगी जो कि कोडोमेन से बिलोंग करेगी, ठीक है। नाउ और जी जो फंक्शन है वो बी टू सी है, जी फंक्शन बी टू सी है। देन जो एफ एक्स है वो बी से बिलोंग कर रहा है, यानी जो एफ एक्स बिलोंग टू बी देयर एक्सिस्ट जी ऑफ एफ एक्स बिलोंग टू सी। अगर कोई एलिमेंट एफ एक्स जो बी से बिलोंग करता है, देन जो एफ एक्स है वो अब बी इस वाले फंक्शन के लिए जो बी है वो डोमेन है, और जो रेंज आएगी वो यहीं पर रख कर तो आएगी। जब डोमेन को हम फंक्शन में रखते हैं तो जो रेंज आएगी, जो उसकी इमेज आएगी एफ एक्स की, वो ऐसे तो आएगी, और जो वो सी से बिलोंग करेगी। और आप एक बार और समझें, फॉर ईच एक्स बिलोंग टू ए देयर एक्सिस्ट एफ एक्स बिलोंग टू बी। इस एफ एक्स को मैं वाई लिख लेता हूँ और अच्छे से क्लियर होगा। यानी एक्स के लिए कोई एलिमेंट वाई है जो कि बिलोंग करता है बी से, और जो वाई की इमेज है वो ऐसे होगी ना, जी वाई बिलोंग टू सी, यानी वाई को तो मैंने यहाँ पर एफ एक्स लिखा है, तो बात तो वही है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होगा। तो अब मैं यहाँ से एक बात लिख सकता हूँ कि फॉर ईच एक्स बिलोंग टू ए, यानी कोई भी एक्स बिलोंग टू ए देयर एक्सिस्ट ए यूनिक एलिमेंट जो कि जी एफ एक्स होगा, वो सी से बिलोंग करेगा। यानी कोई एलिमेंट एक्स जो कि ए से बिलोंग करता है उसकी एक यूनिक इमेज होगी कोडोमेन सी में, जो किस तरह की होगी, वो ऐसी होगी। इसको कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब ये किस फंक्शन का कंपोजिशन हुआ है, 2 फंक्शंस का, एफ और जी का, जिसे हम गॉफ कहेंगे। अब आप इस तरीक़े से भी समझ सकते हैं, ये लिया सेट ए और ये सेट बी और ये सेट सी। तो इसमें कोई ए सेट में एक्स एलिमेंट होगा जिसकी इमेज एफ एक्स होगी, और जो एफ एक्स की इमेज होगी वो जी में वो एफ एक्स होगी। भाई ये फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है, और ये फंक्शन जी है जो कि बी टू सी है, और जो यहाँ से ए टू सी एक फंक्शन बनेगा जिसे हम गॉफ कहते हैं। देन तो गॉफ कहाँ से कहाँ होगा, ए टू सी। एक बार और समझिए, देखिए कोई एलिमेंट एक्स जो कि ए से बिलोंग करता है उसकी इमेज होगी एफ एक्स जो कि बी में है, और कोई फंक्शन है जी। अब बी जो सेट है वो जी की डोमेन है, और एफ फंक्शन के लिए जी बी क्या थी, कोडोमेन थी। अब हम डोमेन में से तो एलिमेंट उठा के रखते हैं, तो हम एफ एक्स को उठा के रखेंगे जी में, तो जब भी तो कोडोमेन से एक एलिमेंट बिलोंग करेगा जो कि जी एफ एक्स होगा। तो यहाँ से एक फंक्शन बनता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, जिसे हम गॉफ से डिनोट करते हैं, और ये फंक्शन ए टू सी होगा। और यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन भी लिखी हुई है, देखिए, लेट एफ ए टू बी ए फंक्शन एंड जी बी टू बी ए सी ए फंक्शन बी टू फंक्शंस, देन ए फंक्शन गॉफ ए टू सी डिफाइंड बाय, यानी कोई फंक्शन एफ ए टू बी है और कोई दूसरा फंक्शन बी टू सी है, then a function gof a to c defined by gof x equal to g of fx
where x belong to A is called the composition of f and g. Now अब हम फंक्शंस को कंपोजिशन हम 2 वेज में कर सकते हैं, जैसे कि आपको पहले वाला ये दिखाया गॉफ और एक इसका उल्टा होता है फॉग। यानी जो हम फंक्शंस को कंपोज कर सकते हैं वो 2 वेज में कर सकते हैं, एक तो गॉफ और फॉग। नाउ अब गॉफ और फॉग यानी ये जो फंक्शन गॉफ एंड फॉग ये एक्सिस्ट है भी या नहीं, ये आपको बहुत ज़रूरी है पता होना। अगर आप किसी 2 फंक्शंस का कंपोजिशन लेते हो और जो फंक्शन बन के आएगा वो गॉफ या फॉग, वो एक्सिस्ट भी है नहीं। अब गॉफ एक्सिस्ट कब होगा और फॉग एक्सिस्ट कब होगा, अब आप यहाँ देखिए। अब आपने पीछे देखा कि गॉफ कब डिफ़ाइन है, यानी कोई भी एलिमेंट जब एक्स बिलोंग ए से करता है तो उसकी एक इमेज होती है एफ एक्स जो कि बी सेट से बिलोंग करती है। यानी जो फंक्शन एफ था उसकी कोडोमेन बी थी। अब एफ फंक्शन के लिए जो ये बी सेट था ये कोडोमेन था, और जो जी फंक्शन था उसके लिए बी सेट क्या था, ये डोमेन था। यानी एफ एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी। यानी अब गॉफ एक्सिस्ट के लिए गॉफ टू एक्सिस्ट, अब गॉफ एक्सिस्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, जो रेंज ऑफ एफ है, यानी रेंज ऑफ एफ मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी। रेंज ऑफ एफ मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। अब ये सबसेट क्या होता है, इसी एलिमेंट्स के सारे या कुछ एलिमेंट को लेकर जो हम सेट बनाते हैं उसे सबसेट कहते हैं। यानी जो अब गॉफ एक्सेस करने के लिए जो रेंज ऑफ एफ है, जो रेंज ऑफ एफ है वो मस्ट बी सबसेट होनी चाहिए जो डोमेन ऑफ जी है। इस बात को आप नोट में लिखें, नोट में, और आप इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए ये ए बी सी, कोई एक्स एलिमेंट जो फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है उसके लिए एक इमेज होगी एफ एक्स, और जो दूसरा फंक्शन है जी उसके लिए एक इमेज होगी गॉफ एफ एक्स। ना अब ये क्या है, डोमेन ऑफ एफ है। भाई ये फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है ना, तो ये डोमेन ऑफ एफ हुई। ये क्या है, ये डोमेन ऑफ एफ है, और ये क्या है, रेंज ऑफ एफ। भाई ये रेंज ऑफ एफ ही तो है। और जी फंक्शन के लिए क्या है, ये डोमेन है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं जो रेंज ऑफ एफ है वो जी की क्या है, वो डोमेन है, यहाँ बराबर है। ठीक है, अब हमें गॉफ एक्सिस्ट होने के लिए ये नहीं है कि बराबर हो, कि रेंज ऑफ एफ और डोमेन ऑफ जी इक्वल हो। इक्वल मत हो, इक्वल ना हो बेशक, बट उसके बराबर या उससे कम हो, तो जब गॉफ एक्सिस्ट करेगा। सो और फॉग एक्सिस्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, फॉग टू एक्सिस्ट, फॉग एक्सिस्ट होने के लिए देखिए क्या होना चाहिए, जो रेंज ऑफ जी है, रेंज ऑफ जी मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ। फॉग क्या होता है, गॉफ का थोड़ा अपोजिट होता है, तो इसमें रेंज ऑफ जी लगेगी और उसमें रेंज ऑफ एफ लगती है। नाउ अब करते हैं कि एग्जांपल जिससे आपको पूरी तरह से या अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए कोई फंक्शन है आर टू आर, एफ एक्स डिफाइन है एक्स स्क्वायर, और एक दूसरा फंक्शन है जी आर टू आर, जी एक्स डिफाइन है 2x + 1। अब हमें इसमें फाइंड करना है गॉफ और फॉग, तो करते हैं फॉग। अब फॉग डिफाइंड होने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए फॉग के लिए क्या होना चाहिए, जो रेंज ऑफ जी है, जो रेंज ऑफ जी है वो सबसेट है डोमेन ऑफ एफ की। तो अब हम यहाँ पर देख भी सकते हैं जो रेंज ऑफ जी है
वो सबसेट है डोमेन ऑफ एफ। तो देखिए इस करते कैसे हैं इस क्वेश्चन को, ऐसे लिखा। नाउ जी एक्स क्या है 2x+1। भाई जी एक्स क्या है 2x+1, जी एक्स यहाँ से रखा। नाउ अब यहाँ पर देखिए एफ एक्स क्या है x², तो ये होगा 2x+1 का होल स्क्वायर। भाई जो यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू x² है, तो यहाँ ब्रैकेट में 2x+1 है, तो यहाँ 2x+1 का स्क्वायर होगा। अगर यहाँ पर t होता तो t होता। तो ये हुआ फॉग। अब देखिए गॉफ निकालते हैं। गॉफ निकालने के लिए क्या होना चाहिए, रेंज ऑफ एफ वो सबसेट होनी चाहिए डोमेन ऑफ जी। हम देख भी सकते हैं रेंज ऑफ एफ तो पॉजिटिव रियल नंबर है, और जो जी है वो जी की क्या डोमेन है वो आर है। और आपको ये बात यहाँ पर बता देता हूँ मैं, अगर फंक्शन दोनों R2R हैं, यानी जी एफ भी R2R है और जी भी R2R है, तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉग और गॉफ बहुत सारे एक्सिस्ट होंगे इन मोस्ट ऑफ द केसेस। देखिए अब यहाँ पर कैसे करते हैं इसको। जी एफ एक्स रखा, एफ एक्स क्या है x² है। अब जी एक्स क्या है 2x+1, तो जी x² क्या होगा 2x²+1। तो यहाँ पर ये गॉफ और फॉग हुआ। और यहाँ से एक बात और क्लियर हो रही है कि फॉग क्या है 2x+1 का होल स्क्वायर और गॉफ क्या है 2x²+1। तो ये नहीं है कि फॉग है वो गॉफ ही आएगा। फॉग और गॉफ इक्वल भी हो सकते हैं और नहीं भी। देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल नंबर 18 NCERT मैथमेटिक्स। अब देखिए हमें इसका क्या करना है, कोई f(a)(b) एक फंक्शन है और g(b)(c) फंक्शन है और दोनों 1 1 हैं। देन हमें ये शो करना है कि जो गॉफ है a(c) इज ऑल्सो 1 1। पहले तो हम देख लें कि गॉफ एक्सिस्ट भी है नहीं। हम यहाँ पर देख सकते हैं जो रेंज कोडोमेन ऑफ f है और जो डोमेन ऑफ g है वो इक्वल है, यानी गॉफ एक्सिस्ट है। तो अब गॉफ को ऑल्सो 1 1 प्रूव कैसे करेंगे, वही पुरानी वाली स्ट्रेटेजी। कोई x और y एलिमेंट लिए जो कि बिलोंग करते हैं a से, सच दैट लिखेंगे गॉफ x इक्वल टू गॉफ y। उसमें f x इक्वल टू f y करते थे, इसको ऐसे लिखेंगे यहाँ पर ये ना। अब यहाँ से आगे बच्चों को समझ में नहीं आता। अब आप यहाँ पर ज़रा गौर से देखें, इसमें दिया हुआ है g इज़ 1 1। जो g है 1 1 है, तो यानी इससे इम्प्लाइज बात होती हुई एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। भाई मैंने ये ऐसा क्यों लिख दिया, g 1 1 है जब ही ये लिखा जा सकता है, क्योंकि अगर जी एक्स इक्वल टू जी वाई 1 1 हो, अगर g फंक्शन 1 1 है तो यानी x इक्वल टू वाई होगा ना। तो इसीलिए अगर ये पूरी x है और ये पूरी y है तो और g 1 1 है तो यानी x इक्वल टू वाई होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई आया। अब सिंस एफ भी 1 1 है तो देन x इक्वल टू वाई आएगा। भाई अगर कोई फंक्शन 1 1 होता है, देन एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई है, तो x इक्वल टू वाई इम्प्लाइज करेगा जब भी तो वो 1 1 होगा। तो इसी तरह ये गॉफ 1 1 है, बिकॉज गॉफ x इक्वल टू गॉफ y ने इम्प्लाइज कर दिया x इक्वल टू वाई। तो ये क्या हुआ, ये 1 1 हुआ गॉफ। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, सो दैट इफ f(a)(b) g(b)(c) आर ऑन टू देन गॉफ a(c) इज ऑल्सो ऑन टू। इसमें क्या करना है, ऑन टू को प्रूव करना है। देखिए ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, कोई एलिमेंट लेते हैं सेट की फंक्शन की कोडोमेन में से। तो हमें ये फंक्शन ऑन टू प्रूव करना है, तो इसकी कोडोमेन ये है। इसमें से एक एलिमेंट लेंगे, लेट कोई एलिमेंट लिया z बिलोंग टू c, देन देयर एक्सिस्ट ए प्री इमेज ऑफ z। भाई z बिलोंग टू c, तो इसकी एक प्री इमेज होगी जो कि सेट b से बिलोंग करेगी। भाई इसमें दिया हुआ है कि g क्या है, ऑन टू है, यानी कोई भी अगर हम एलिमेंट लेते हैं सेट c में से तो उसकी प्री इमेज एक्सिस्ट करेगी सच दैट जी वाई इक्वल टू जेड, यानी कोई y एलिमेंट है जो कि b से बिलोंग करता है, ठीक है, और उसकी इमेज कैसी होगी z।
अब फर्दर देखिए y बिलोंग टू b है ना। अब f जो है, जो f फंक्शन है वो भी ऑन टू है, तो यानी y की भी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। वो कैसी होगी? सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई, ये x क्या है जो कि सेट ए से बिलोंग करता है ना। अब यहाँ देखिए z के लिए प्री इमेज y है और y के लिए प्री इमेज x है, तो मैं यहाँ से एक बात लिख सकता हूँ, गॉफ ऑफ एफ एक्स यानी जी वाई इक्वल टू जेड। तो यानी जो फंक्शन गॉफ है उस जेड, उसके लिए एक्स के लिए जो इमेज होगी वो जेड होगी, यानी जेड की प्री इमेज एक्स होगी। तो ऐसे ये गॉफ ऑन टू हुआ। देखिए करते हैं एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20 क्या देखिए, कंसिडर फंक्शंस एफ एंड जी सच दैट कंपोजिट गॉफ इज डिफाइंड एंड इज 1 1 और एफ एंड जी बोथ नेसेसरली 1 1। मतलब इसका यह है कि कोई फंक्शन गॉफ डिफाइंड है और वो 1 1 है, तो जो फंक्शन एफ और जी होंगे क्या ये नेसेसरी है कि वो भी 1 1 होंगे। अब ऊपर वाले में क्या था? ऊपर वाले में ये था कि कोई दो फंक्शन एफ एंड जी 1 1 हैं तो गॉफ भी 1 1 हुआ। ये आप चीज़ नोट कर लेना अलग। और एफ भी ऑन टू है, जी भी ऑन टू है, तो गॉफ भी ऑन टू। बट यहाँ पर ये उल्टा है कि अगर गॉफ 1 1 है क्या एफ और जी भी 1 1 होंगे। तो देखिए हम किसको कैसे करते हैं, इसको सेट कंसिडर करते हैं 1 2 3 4, एक की दूसरा सेट लिया 1 2 3 4 5 6 और ये 1 2 3 4 5 6। देखिए कोई फंक्शन एफ एक्स है, वो डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स और जी एक्स भी एक्स, जी एक्स इक्वल टू भी एक्स है 4 1 2 3 4। बट जी 5 के लिए और जी 6 के लिए इन दोनों की वैल्यू हम 5 लेते हैं। यानी मैंने क्या किया, जो जी एक्स इक्वल टू एक्स ये फंक्शन डिफाइन किया और यानी एक्स 1 रखने पर 1 आएगा, 2 रखने पर 2 आएगा, 3 रखने पर 3 आएगा, 4 रखने पर 4 आएगा और जी 5 रखने पर 5 आएगा और जी 6 रखने पर भी 5 आएगा। इसका मतलब ये है यानी 5 और 6 के लिए सेम इमेज है 5। तो देखिए यहाँ पर 1 रखा था 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4 और यहाँ पर 1 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 की भी इमेज 5 और 6 की भी इमेज यहाँ पर 5। देन तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एफ और जी फंक्शन जो है वो 1 1 है या नहीं। पहले तो ये देख लेते हैं कि ये गॉफ 1 1 हो रहा है या नहीं। 1 1 होने के लिए क्या होना चाहिए, हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। गॉफ कहाँ से कहाँ तक है, ए टू सी। गॉफ के लिए आप 1 डालोगे तो 1 आएगा, 2 डालोगे तो 2, 3 डालोगे तो 3 और 4 डालोगे तो 4। तो यानी हर एक एलिमेंट की अलग इमेज है, तो ये गॉफ वो तो 1 1 है। अब आप यहाँ पर देखिए एफ 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 3 है, 4 की इमेज 4 है, यानी हर एक एलिमेंट की अलग इमेज है। और जो जी फंक्शन है उसके लिए 1 की इमेज 1 है, 2 के लिए 2 है, 3 के लिए 3 है, 4 के लिए 4 है और 5 के लिए 5 है और 6 की भी इमेज 5 है। तो यानी यहाँ पर दो एलिमेंट्स की एक इमेज हो गई, तो यानी ये 1 1 नहीं हुआ भाई। आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 की इमेज 6 की भी इमेज 5 है, तो ये मैन्युअल फंक्शन होगा। यानी यहाँ पर f तो 1 1 है और g इज़ नॉट 1 1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे g इज़ नॉट 1 1, g इज़ नॉट 1 1। ठीक है, तो करते हैं एग्जाम्पल नंबर 21। देखिए एग्जाम्पल नंबर 21 में क्या पूछा गया है कि ये है कि गॉफ तो ऑन टू है। अब ये नेसेसरी है कि f और g भी हर ऑन टू होंगे, ये हमें अब देखना है यहाँ पर। तो इसके लिए भी सेट कंसिडर करते हैं। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 और यहाँ पर ये सेट लिया 1 2 3। ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स है और ये जी एक्स क्या है, जी एक्स कुछ भी तो नहीं। देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स कहा मैंने,
यानी एफ़ की 1 की इमेज 1, 2 की जगह 2, एफ़ की जगह 3 और 4 की जगह नहीं, अगर हम 4 की जगह 4 कर देंगे तो ये ऐसे प्रूव नहीं होगा, इसलिए इसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं देते हैं अभी। मैं यहाँ 3 की भी इमेज 3 करता हूँ और 4 की भी इमेज 3 करता हूँ, और यहाँ पर जी फंक्शन 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2 और 3 की इमेज 3 और 4 की भी इमेज यहाँ पर 4 करता हूँ। ठीक है, तो गॉफ कहाँ से कहाँ थे फंक्शन ए टू सी, भाई अगर ये सेट ए बी सी है तो गॉफ ए टू सी होगा। अब इस पहले तो हम ये देख लेते हैं कि गॉफ ऑन टू है या नहीं। ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए। 1 की प्री इमेज 1 है और 2 की इमेज 2 है और 3 की इमेज प्री इमेज 3 है। ठीक है, यानी जो सारे एलिमेंट्स हैं उनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। तो अब हम चेक करते हैं कि जो फंक्शन एफ है फ्रॉम ए टू बी और जी फंक्शन फ्रॉम बी टू सी ये ऑन टू है या नहीं। तो पहले जी फंक्शन को देखते हैं कि ऑन टू है या नहीं। देखिए यहाँ पर 1 की प्री इमेज 1 है, 2 की प्री इमेज 1 है, 3 की प्री इमेज 3 है और 3 की 4 भी है। ठीक है, यानी जो एलिमेंट्स हैं सी के वो सारे ऑक्यूपाई हैं, यानी उनकी प्री इमेज एक्सिस्ट करती है। अब देख यानी ये ऑन टू है, जी तो ऑन टू है, जी इज़ ऑन टू। नाउ अब एफ देखते हैं, 1 की इमेज 1 है, प्री इमेज 1 है, 2 की प्री इमेज 2 है, 3 की प्री इमेज 3 है, 4 की प्री इमेज है ही नहीं। यानी अब आप यहाँ देख रहे हैं 4 किसी की इमेज नहीं है। ठीक है, यानी 4 खाली है यहाँ पे। तो एफ जो एफ इज़ नॉट ऑन टू, एफ इज़ नॉट ऑन टू। तो ये यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर गॉफ ऑन टू है तो ये ज़रूरी नहीं कि दोनों फंक्शन एफ और जी ऑन टू होंगे। यहाँ पर जी इज़ ऑन टू है और एफ इज़ नॉट ऑन टू। ये आप दो पीछे 2 बातें और ये 2 बातें, अब चारों बातें आपको नोट करनी है। आते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है और कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं, तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। अब कोई फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा, जब वह फंक्शन बाइजेक्शन होगा। बाइजेक्शन फंक्शन होने का क्या मतलब है, यानी कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा जब भी हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। यानी इन्वर्टिबल फंक्शन जब होगा जब वह 1 1 और ऑन टू होगा। मैंने यहाँ इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है। देखिए कोई फंक्शन है एफ ए टू बी, अब बी है बाइजेक्शन फंक्शन, यानी एफ फ्रॉम ए टू बी ए बाइजेक्शन फंक्शन है। देन अ फंक्शन जी बी टू ए, यानी कोई एक फंक्शन है जी बी टू ए विच एसोसिएट ईच एलिमेंट वाई बिलोंग टू बी, यानी जो उसका एलिमेंट वाई है जो कि बी से बिलोंग करता है वह एसोसिएट करता है टू ए यूनिक एलिमेंट एक्स जो बिलोंग टू ए। यानी जो वाई एलिमेंट है वो एसोसिएट करता है टू ए यूनिक एलिमेंट एक्स सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ एफ एंड इज डिनोटेड बाय एफ इन्वर्स। देखिए दोबारा समझते हैं, कोई फंक्शन एफ है वो फंक्शन बाइजेक्शन होना चाहिए जब भी हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, और जो इन्वर्स फंक्शन होगा वो कैसा होगा, उसका उल्टा होगा, यानी जो उसकी कोडोमेन होगी पहले वाले की वो उसकी डोमेन हो जाएगी और जो डोमेन थी वो कोडोमेन हो जाएगी। यानी अगर कोई फंक्शन एफ ए टू बी है देन उसका इन्वर्स जो होगा वो बी टू ए होगा, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई देन एफ इन्वर्स वाई इक्वल टू एक्स, ये वाई है। देखिए अब जो कि फंक्शन इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स एक्सिस्ट करेगा, और जो इन्वर्स निकालते हैं, इन्वर्स निकालना ये इम्पोर्टेंट बात है। अब मैं आपको एल्गोरिथम लिखवा देता हूँ कि आपको इन्वर्स कैसे निकालना है इफ़ द फंक्शन इज़ इन्वर्टिबल। तो स्टेप फर्स्ट में क्या करना है आपको, पुट एफ एक्स इक्वल टू वाई। अब एक्स कहाँ से बिलोंग करता है, वो सेट ए से, और वाई जो बी से। यानी कोई फंक्शन अगर ए टू बी है तो जो एक्स एलिमेंट है वो सेट ए से और वाई एलिमेंट बी से। और स्टेप सेकंड में क्या करना है,
सॉल्व एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, सॉल्व एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, यानी एक्स को सॉल्व करना है इन टर्म्स ऑफ वाई। एंड स्टेप 3, इन द रिलेशन obtained इन स्टेप सेकंड, यानी जो सेकंड स्टेप में जो रिलेशन ऑब्टेंड हुआ है, यानी जो आपने एक्स सॉल्व किया है इन टर्म्स ऑफ वाई, उस रिलेशन में क्या करना है, आपको रिप्लेस करना है एक्स को बाय एफ इनवर्स वाई से टू ऑब्टेन इनवर्स ऑफ एफ। तो ये आपको 3 स्टेप्स करने हैं, जो कि मैं भी आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पर। तो देखिए अब इन्वर्स कैसे निकालते हैं। एक एग्जांपल ले रहे हैं, कोई फंक्शन R है, कोई फंक्शन लिया f(x) = 3x - 7। तो हमें ये शो करना है कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, और जब ये इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स भी निकालना है हमें। तो इन्वर्टिबल होने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है वो 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए। तो पहले हम इसको 1 चेक करते हैं। अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है तो वो 1 होगा। 1 चेक करने के लिए क्या करते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग टू आर डोमेन से सच दैट f(x) = fy 3x - 7 3y - 7 7 खत्म, और x = y, यानी f(x) = fy gives only x = y, so f is 1 ऑन टू चेक करते हैं। देखिए लेट y बिलोंग टू r, कोडोमेन से कोई एलिमेंट लिया है, सच दैट f(x) = y यानी 3x - 7 = y, देन x = y + 7/3। अब देखिए अगर आप कोई भी y की वैल्यू उठाते हैं कोडोमेन में से, तो जो x आएगा वो बिलोंग करेगा r से, यानी ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज़ इट्स प्रीइमेज, यानी लिखेंगे क्लियरली फॉर ऑल y बिलोंग टू r देयर एक्सिस्ट x बिलोंग टू r, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, सच दैट f(x) = y, यानी कोडोमेन में एलिमेंट्स हैं उनकी प्री इमेज एक्सिस्ट है, तो ये फंक्शन ऑन टू हो गया। अब ये फंक्शन 1 है और ऑन टू है, तो लिखेंगे हैंस फंक्शन R इज बाइजेक्शन, ये बाइजेक्शन होगा ना, therefore it is invertible, hence it is invertible। तो इतना काम पहले आपको करना है इन्वर्टिबल शो करने के लिए। देन अब आप ये फंक्शन इन्वर्टिबल हो गया, तब हम इन्वर्स निकालते हैं। देखिए क्या करना है आपको, लिखेंगे कंपोजिशन ऑफ इन्वर्स, कंपोजिशन, या इसको ना भी लिखें, चलो इसको ना लिखते हैं। तो आपको दोबारा काम करना है, अब हमें इन्वर्स निकालना है। तो लिखेंगे जो कि स्टेप मैंने आपको लिखवाए हुए हैं, बिल्कुल ऐसा ही करना है। लेट f(x) = y, यानी आपको f(x) = y रखना है। देन x को सॉल्व करना है y के टर्म में, क्या आएगा, x = y + 7/3। अब आप ये कहेंगे कि वही तो वही आ गया जो ऑन टू में आ गया था। हाँ, हमें दोबारा वही लाइन लिखनी है। अब स्टेप 3, x को रिप्लेस करना है f इनवर्स y से। अब यहाँ पर ये y के टर्म में हो गया, तो ये जो लिखा है, ये जो फंक्शन आया है, ये इनवर्स ऑफ f(x) है। लिखेंगे देयरफॉर f इनवर्स R इज़ गिवन बाय f इनवर्स x = x + 7। यहाँ ये y के टर्म में लिखा हुआ है, यहाँ x के टर्म में लिख दिया, आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं।